नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात एक ऐसे टॉपिक की जिसका सरोकार हम सबके साथ है। बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की, और सवाल ये है कि इससे क्या क्या बदलेगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके यहाँ पर यूसीसी पर बिल पारित हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश में काफ़ी लंबे समय से चल रही है, मतलब जब से बीजेपी की सरकार आई है। चूँकि ये उनके घोषणा पत्र का भी हिस्सा था, उत्तराखंड में भी ये घोषणा पत्र का हिस्सा था, इसलिए वहाँ पर सरकार अब इसे लागू कर रही है। तकनीकी तौर पे गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये ऑलरेडी लागू है, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है और वो इस फॉर्म में पूरी तरह से लागू नहीं है जैसा अब हम इसे देख रहे हैं। तो उस लिहाज से उत्तराखंड को आप मॉडल स्टेट मान सकते हैं। मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक आधार है और वो ये कहता है कि सबके लिए समान आचार संहिता हो, सबके लिए समान कानून हो, जहां पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह का अंतर ना हो। शादी करने का तरीका हो, बच्चों के परवरिश का मामला हो, या फिर तलाक की बात हो, या फिर उत्तराधिकार का जो यानी संपत्ति का जो उत्तराधिकार होता है उसका मामला हो, और अब तो इसमें लिव इन का भी मामला जुड़ गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हुआ क्या है उत्तराखंड में, क्योंकि एक मॉडल की तरह काम करेगा ये बाकी स्टेट्स के लिए। तो क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या है उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड की गाइडलाइंस, या फिर आगे अब तो ये कानून बन जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड में जो बड़े बदलाव हुए हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया है। अभी भी हमारे देश में शादियां रजिस्टर होती हैं, लेकिन वो उस तरीके से अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद शादी को रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। बहु विवाह पर रोक। अब देखिए, अलग अलग समाजों में, जातियों में, धर्मों में अपने अपने आधार पर एक या एक से ज़्यादा विवाह करने की अनुमति है। तो अब उस पर चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता जबकि उसका पति या पत्नी जीवित है। हलाल इद्दत पर रोक। अब जो 3 तलाक के बाद हलाला होता है, इद्दत होती है, इस तरह की भी जो सामाजिक गतिविधियां हैं या धार्मिक जो ट्रेडिशंस हैं, उन पर भी अब इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में रोक लगा दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप को भी इसमें शामिल किया गया है और उसके लिए काफ़ी सख्त नियमों का प्रावधान किया। ऑलमोस्ट इसे शादी के बराबर बनाने जैसी बात हो गई। आगे चलते हुए हम कार्यक्रम में बात करेंगे। लड़कियों को बराबर विरासत का अधिकार, मतलब एक पिता की संपत्ति में से पुत्र का हिस्सा जितना है उतना ही लड़की या पुत्री का भी हिस्सा होगा। ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा बच्चा गोद लेने की जो प्रक्रिया है, एडॉप्टेशन जो है किसी बच्चे का, वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद बताया जा रहा है कि आसान हो जाएगी ये प्रक्रिया। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने में का अधिकार मिलेगा। तो क्योंकि अभी तक शरिया के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम लॉ में अलग चलती थी, लेकिन अब ये सबके लिए समान होगा। पति की मौत के बाद दोबारा शादी अगर होती है तो पति के माता पिता को भी मुआवजा मिलेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्नी अगर दोबारा शादी कर लेती है तो भी पति के माता पिता जो है मुआवजे के अधिकारी होंगे। पत्नी की मौत पर उसके माता पिता की जिम्मेदारी पति पर होगी, या ये वाइस वर्सा भी है। अगर इसमें से जिसकी भी मौत हो जाती है, पति या पत्नी की, तो जो बचेगा या जो जिसकी मौत होती है उसके जो माता पिता हैं, उसकी जिम्मेदारी पति या पत्नी पर आएगी। पति पत्नी में विवाद तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को जाएगी। ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है। तो ये वो पॉइंट्स हैं। और उत्तराखंड की, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सुन लीजिए, उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उन्हें फिलहाल यूसीसी से बाहर रखा गया है। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन हैं जो यूसीसी के बाद होंगे। अब चलिए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तो ये बात उत्तराखंड की है, क्या देश के अन्य राज्य इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये आपकी और हमारी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। उत्तराखंड के उदाहरण से आज बात की जाएगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप दोनों से एक त्वरित टिप्पणी लेता हूं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफ़ी लंबे समय से हम इसकी बात कर रहे थे। अब जबकि देश के एक राज्य ने इसे अपने उनकी संसद, उनके जो विधानसभा है वहाँ से ये पारित हो चुका है टेबल होने के बाद, और लागू भी हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप? ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन किस दिशा में? विराग जी पहले आप, फिर रंजना जी आप, छोटी छोटी टिप्पणी।
विपिन जी, इसको मैं 3 छोटे छोटे पॉइंट से बताता हूं। पहला, संविधान का जो कवर पेज है उसमें जो सारनाथ का सिंह है और जो सत्यमेव जयते है, उसका मतलब कानून का शासन है। और इसमें पहली बार रोचक तरीके से ऐसी बात हुई है कि जो न्याय की देवी आंखों में पट्टी बांधे थी और इसमें पट्टी खोल दिया गया, ऐसा उसको बोला जा रहा है कि जो कानून अंधा था उसकी आंखें खुल गई हैं, जिसको निष्पक्षता की बात मानी जाती थी। तो इस लिहाज से एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन जो संविधान का मैंडेट है और जो आर्टिकल 12 की जो राज्य की परिभाषा है, उसके हिसाब से इसको जब तक पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा तो सिर्फ ये नैरेटिव रहेगा, इसका वास्तविक इसका कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी जो इसकी दिक्कत है कि जो पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में पुलिस और ये जो ज्यादा राज्य का भूमिका है, मुझे लग रहा है कि बदलते वक्त के हिसाब से ठीक नहीं है। ये मेरी त्वरित टिप्पणी है। जी, रंजना जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफी अरसे से महिला आंदोलनों के संगठनों की तरफ से कॉमन सिविल कोड की मांग हो रही थी, और जब ये आया है तो हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि बहुत सारे इसके प्रावधान काफी सही हैं और सोच समझ के लिए गए। लेकिन जब आप कई इसके विस्तार में जाएं तो सबसे बड़ी बात तो है कि कानून से समाज नहीं बदलता है। जब विसंगतियां होती हैं तो लोगों के साथ अन्याय होता है, तब वो कानून का सहारा लेते हैं। तो ये हम मान के ना चलें कि आपने जो पास कर लिया या हमारे देश ने जो कानून बना दिया, जब तक कि हम सारे पर्सनल लॉज को रिपील नहीं करेंगे, उनको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक कॉमन सिविल कोड का कोई सहारा ले ना ले, उसके पास अभी भी पर्सनल लॉ के ऑप्शंस रहेंगे जो कि महिलाओं के काफी खिलाफ है, हर धर्म के। इसमें मैं किसी एक धर्म में नहीं जाना चाहती हूँ। तो सबसे पहली मेरी बात यह है कि सबसे पहले जितने पर्सनल लॉज हैं उनको रिपील करना पड़ेगा, तब जाके कॉमन सिविल कोड का एक कोई मतलब निकलेगा। दूसरी बात यह है कि इसके तमाम बड़े अच्छे प्रावधान होने के बावजूद अगर आप ये कहें कि नहीं, शादी में पहले तो आपने कहा कि जो पॉलीगमी है उसको आप बंद करें, बहुविवाह प्रथा को समाप्त करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको करा के जी, एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं रंजना जी से। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल रंजना जी ने उठाया, मैं विराग जी से इसकी टेक्निकलिटी समझता हूं। विराग जी, क्या यूसीसी लागू करना इसका मतलब है कि जो पर्सनल लॉज है वो ऑटोमेटिकली, अगर एक यूसीसी लागू हो जाता है तो पर्सनल लॉज ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, या फिर वो पैरेलल दोनों चलेंगे? और फिर तो सवाल यही है कि अगर दूसरा कानून एग्जिस्ट करता है तो किसे मानेंगे किसे नहीं मानेंगे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, जो ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो रहा है, इससे बड़े लेवल पे कानूनी विवाद बढ़ेंगे और उसके लिए 3-4 बातों को समझना जरूरी है कि केंद्र के कानून के हिसाब से पहले से ही शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और वहां पर भी कर दिया गया, इससे कोई कानूनी फर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कानून के अनुसार शादियों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अगर हम शरीयत एक्ट को अगर स्ट्रिक्टली देखें तो उसके हिसाब से जो शादी होती है वो अनुबंध होती है, इसलिए माइनर लड़की की शादी गलत है और इस बारे में हाईकोर्टों का भी बहुत फैसला है। लेकिन संसद, सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की विधानसभाओं के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, और वो फर्क ये है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई अगर कोई माइनर है और नाबालिग के बीच में सहमति से संबंध है, उसको पॉक्सो के दायरे में आप मत लाइए, तो इसका मतलब वो है कि वो बोलते हैं 18 साल से कम उम्र के लोग भी आपस में रजामंदी से रह सकते हैं। दूसरी तरफ संसद में एक कानून बिल पेश होता है जिसमें कहते हैं कि लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर देना चाहिए। उस कमेटी के भी कार्यकाल को अभी 4 महीने बढ़ा दिया गया है। तो बजाय 21 से 18 करने के 18 से 21 करने की बात हो रही है। तो शादी की न्यूनतम उम्र के बारे में ही अदालतों में, संसद में और विधानसभाओं में सहमति नहीं है। तो एक उत्तराखंड जो देवभूमि है, जहां पर मुस्लिम आबादी कम है, वहां पर एक यूसीसी का प्रयोग सियासी दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि संवैधानिक दृष्टि से आगे चलकर इससे बहुत बड़ी अराजकता बढ़ेगी, क्योंकि जिन विषयों पर, क्योंकि सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी थी, संसद में जो बयान जारी किए गए थे, जो संविधान का मैंडेट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो मैंडेट संसद के लिए है कि यूसीसी पर कानून बनाया जाए। अगर यूसीसी पर जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था, उतनी दृढ़ता से ही यूसीसी पर कानून बनाने की जरूरत है। अगर इस सिविल मामलों में, मुझे लग रहा है कि हर चीज में सियासत करना ठीक नहीं है। अगर सिविल कानून के मामलों में ज्यादा सियासत हुई और लोगों को कानून भंग करने की अगर आदत पड़ गई, तो ये कानून के शासन के लिहाज से एक प्रतिगामी कदम हो सकता है। ठीक है।
रंजना जी, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम पहले, क्योंकि शादी के रजिस्ट्रेशन की बात, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप क्योंकि ये आजकल काफ़ी कॉमन हो चली है और इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी पेचीदगियां भी आती हैं और शायद उसी लिहाज से ये क्या आपको प्रैक्टिकल लग रहा है जहां पर वो ऑलमोस्ट शादी जैसा बना दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपको पहले लिव इन को लिव इन को रजिस्टर कराना होगा, माता पिता को जानकारी देनी होगी, उम्र तय कर दी गई है, उसके अलावा अगर आपने इनमें से कोई चीज़ें नहीं की तो फिर अलग अलग सजा के प्रावधान हैं। कैसे देखें इसको? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे सजा मिलेगी, आपको जेल जाना होगा, 10,000 रुपए फाइन देने पड़ेंगे, ये सब व्यवहारिक नहीं है ये सब चीजें। और दूसरी बात ये है कि आप रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं लिव इन रिलेशनशिप का और वो शादी जैसा ही रिश्ता होता है, तो एक तरफ बहुविवाह प्रथा को तो बंद करने की बात है और दूसरी तरफ ये कि नहीं, रजिस्ट्रेशन करा करके आप साथ साथ रह सकते हैं और फिर वो सारी बातें जो कि विवाहतर होती हैं, वो सब रिश्ते उसी तरह के होंगे, बच्चे को भी आपको मान्यता मिलेगी, उनकी देखरेख की भी जिम्मेदारी होगी, तो फिर शादी ही क्यों नहीं कर लेते? तो 2 बार शादी कर लेते। और खास तौर से मैं कहूँ जो उच्च पद पर बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं, सभी जानते हैं, इनकी पत्नियां आती हैं हमारे पास अपने केसेस को लेकर के, अब वो रजिस्ट्रेशन से तो वो एक तरह से सील लग जाएगी ना कि हाँ, हम इस रिश्ते में रह सकते हैं। तो ये तो नहीं कहा गया कि जो शादी उसमें, मतलब इसलिए बिल्कुल सरासर बिना ठीक से सोची समझी हुई एक तरह से फैसला है। इसको निश्चित तौर पर और गहराई से देख करके बदला जाना चाहिए, ये मुझे लगता है ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह की बात खाली कह देंगे 3 महीना 6 महीना जेल होगी, 10,000 जुर्माना होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरी चीज कि ये एक स्वतः रिश्ता होता है, इसमें कहीं कोई अब एक मजिस्ट्रेट अनुमति देगा तब आप रिश्ता बनाएंगे, ये तो अजीब सा कुछ है, ये होगा नहीं, ये चलेगा नहीं। और बहुत सारे लोग इस तरह के रजिस्ट्रेशंस नहीं कर, और फिर उत्तराखंड राज्य के बाहर अगर आप रह रहे हैं, मान लीजिए कि कर्नाटक में कोई तमिलनाडु में कहीं रह रहा है और उसके वहां पर कोई इस तरह के संबंध है, तो वो आगे फिर जी, जितना अभी तो समझ रहे हैं कि जो राज्य के बाहर है उन पे शायद ये नहीं उस तरीके से लागू होगा, लेकिन फिर कोई बाहर के राज्य का अगर उत्तराखंड के अंदर इस तरह के किसी रिलेशनशिप में जाता है तो उस पर ये लागू होगा। विराग साहब, तो एक पॉइंट तो इसमें है, देखिए अब इसको कैसे देखें, प्रोग्रेसिव देखें, रिग्रेसिव देखें, क्योंकि अब यूनिफॉर्मिटी की बात एक हुई, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप की बात एक दूसरी है, जहां पर 2 लोग अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें कई बार एक समय के बाद इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं कि आप माने कि शायद लड़की के साथ ज़्यादा गलत हो गया कि लड़के के साथ गलत हुआ, वो बहुत डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। आमतौर पे महिलाएं पीड़ित उसमें निकलती हैं, तो क्या ये उसको रोकने का प्रावधान है, या जैसा रंजना जी कह रही कि फिर तो ये, और ये बात सही है कि जितनी प्रोसेस इसमें गिना दी गई है तो ये तो फिर शादी ही हो गई, या कोई शादी करना बेहतर समझेगा? देखिए विपिन जी, दिक्कत क्या हो रही है कि सामाजिक जो वास्तविकताएं बदलती जो जा रही हैं, उसके बारे में विधानसभाओं को, विधायिका को और आई थिंक अदालतों को उसकी वास्तविकता या तो जानकारी नहीं है या स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उस वास्तविकता के हिसाब से कानून में जो एक गतिशीलता चाहिए वो नहीं है। जैसे किसी सेंटर में आप नकल को बंद करने के लिए जो वहां पर सेंटर इंचार्ज है वो नकल की पुर्जियां सिर्फ चेक करता रहे, लेकिन नकल मोबाइल से हो रही है, कोई आदमी व्हाट्सएप से नकल कर रहा है या ऑनलाइन नकल कर रहा है और आप मोबाइल नहीं चेक कर रहे हैं, उसकी नकल की पर्चियां चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से जो कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें कई सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, और व्यवहारिक समस्याएं ये हैं कि आप आबादी की बात करते हैं, लेकिन आबादी के बारे में एक सरकार ने संसद में बयान दिया है कि आबादी कम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आबादी नियंत्रण की बात होती है। फिर आप कहते हैं कि माइनर की मैरिज के लिए हम 18 से 21 कर देंगे, उधर 18 से कम की शादी की बात करते हैं। फिर बात करते हैं बहुविवाह की, जब लिव इन रिलेशनशिप के इसमें कैसे आप बहुविवाह करेंगे, सरोगेसी का सिस्टम आ गया है। ये जो नए जो चीजें आ गई हैं, उस नई चीजों में पूरी जो शादी का जो परिवार का सिस्टम है, परंपरागत सिस्टम है, वो ध्वस्त हो गया है। और उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस बात को गंभीरता से समझ नहीं रहे हैं, और इसको सिर्फ 2 हिस्से में करने की जरूरत थी। पहला कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको, जो शाहबानों के समय में जब बात आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डेड लेटर हो गया है, वहां पर जो 1956 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ऑब्जेक्शन किया था, हिंदू लॉ की तरह मुस्लिम लॉ को भी कानून के दायरे में लाने की जरूरत है, जिससे कि पर्सनल लॉ के बजाय संसद के बनाए कानून से अनुपालन हो, महिलाओं की, बच्चों की लैंगिक समानता हो और सारी चीजें हो। दूसरी बात,
जो लोग लिव इन रिलेशनशिप की शादी के रजिस्ट्रेशन का विरोध करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि समलैंगिक शादी की, समलैंगिक संबंधों के मान्यता की बात करते हैं। तो एक समाज में एक दोहरापन भी आ रहा है कि एक प्रोग्रेसिव, एक ऐसी सोसाइटी है जो कानून के दायरे में सुविधाजनक तरीके से रहना चाहती है और सुविधाजनक तरीके से दूर रहना चाहती है, और सरकारें धीरे धीरे निजी, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में वो एक लिबरल एक अप्रोच बढ़ गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, लेकिन लोगों की निजी जिंदगी में सरकारें जिस तरीके से हस्तक्षेप करने लगी हैं, एक बेडरूम के भीतर अगर पुलिस घुसने लगेगी, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का संतुलन, अनुच्छेद 19 का संतुलन, अनुच्छेद 21 का संतुलन, लोगों के जीवन का अधिकार का संतुलन, राज्य की भूमिका, और राज्य कितने कानून बना सकता है और वो कानून बनाए जिन कानूनों का पालन हो सके। तो मुझे लग रहा है कि कानून के हिसाब से हम एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि जहां पर हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कानूनों का प्रभाव क्या होगा और इन कानूनों को हमको बनाने का औचित्य क्या है। और इतने लंबे लाखों लोगों से सर्वेक्षण के बाद, बातचीत करने के बाद ये जो कानून बनाया गया, मुझे लग रहा है संवैधानिक दृष्टि हो, इसके इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं, पर संवैधानिक दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में कानून बनना चाहिए। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये बड़ा प्रश्न जो विराग जी ने उठाया कि पूरे भारत में एक जैसा कानून संवैधानिक दृष्टि से वो ज्यादा कारगर होगा या हर स्टेट अपना कानून बनाएगी, अपना यूसीसी लाएगी और फिर इंटरस्टेट रिलेशनशिप इसमें बाद में कैसे काम करेंगे, थोड़ा पेचीदा होगा यह मामला। एक छोटा ब्रेक के बाद थोड़ी और विवेचना करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उत्तराखंड में अब कानून बन चुका है, क्योंकि वहां की विधानसभा से ये बिल पास हो गया है, और क्या क्या उससे जीवन में बदल जाएगा और क्या देश के अन्य राज्य भी इस मॉडल पर आगे बढ़ेंगे, उसी पर हमारी बातचीत हो रही है। तो रंजना जी, अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, जैसे संपत्ति का समान अधिकार, जहां पर ये कहा गया है कि जो लड़की है उसको भी अपनी पैतृक संपत्ति, जितना मुझे आइडिया है शायद ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि ये तो एक वेलकम स्टेप होगी कि भाई लड़की को भी समान अधिकार मिले अपने पिता की संपत्ति में या अपनी पैतृक संपत्ति में। हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल सही फैसला है और मैं इस प्रावधान को पूरी तरह से इसका स्वागत भी करती हूँ कि लड़की और लड़के को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होगा कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी लॉज हैं, जब तक वो चेंज नहीं किए जाएंगे, कि प्रॉपर्टी लॉज में अभी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो तो इक्वली डिवाइड होती है, लेकिन जो अर्जित संपत्ति है, जो कि एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अभी उस तरह से नहीं दी जाती। और इसमें अगर ये स्वीकार किया गया है तो निश्चित तौर पर इसके लिए हमें कानून को बदलना पड़ेगा, जो कि हमारे संपत्ति के अधिकार का कानून है। लेकिन एक चीज पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, वो है जो तलाक का इसमें प्रावधान है। अब उसमें तलाक के प्रावधान में कहा गया है कि दोनों तरफ से बराबर की शिकायत होगी तब तो तलाक स्वीकृत किया जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि ज्यादातर महिलाएं जब कोर्ट में तलाक के लिए जाती हैं तो उन पर हो रही हिंसा, उन पर हो रहे अन्याय, या उनको खर्च ना देना, उनके बच्चों के लालन पालन के लिए पैसा ना देना, बहुत सारी, या किसी और लिव इन रिलेशनशिप में रहना, तो ये उनकी शिकायत होती है महिलाओं की। पुरुष की तरफ से तो ये शिकायत नहीं आएगी ना, तो फिर क्यों बराबर की ही शिकायत होगी तभी, या दोनों तरफ से एक जैसी शिकायत होगी तभी तलाक की अनुमति मिलेगी। मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा, क्योंकि जब तलाक के लिए लड़की फाइल करे, महिला फाइल करे या पुरुष फाइल करे, तो उनकी अपनी अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं। तो इससे अगर 800 पेज का डॉक्यूमेंट है, इतना ज्यादा उसमें इफ है कि मतलब इसको समझना अभी करना, आपके साथ कानून के ज्ञाता बैठे हुए हैं, तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड आउट, तो अभी तो अगर ये चर्चा के लिए कुछ एक प्रपत्र होता तो शायद इस पर ये चर्चा हो सकती थी और आगे फिर इसको एक कृष्ण ढंग से रखा जा सकता था। कोई कानून 800 पेज का बने तो फिर उसका क्या लागू क्या होगा और कितना उसका असर होगा। सही है आपका कहना, आने वाले बिल्कुल। तो विराग जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि इससे कानूनी पेचीदगियां होगी। तो विराग जी, अब यहाँ से कैसे होगा? वाकई में ये थोड़ी समझने वाली चीजें और शायद गहरी चीजें भी हैं कि ये जो अब पास हो गया बिल, तो क्या पूरे राज्य का जो कानूनी हिसाब किताब है वो बदल जाएगा? किस तरीके से काम करेगा? और जो बाकी का जो हमारा अभी नया जो केंद्र के लेवल पे जो चेंजेस हुए हैं कानून को लेकर, वो भी अभी लागू होने वाले हैं कुछ एक महीनों में, तो वहां वो कैसे मिक्स होंगी सारी चीजें?
देखिए, इन सारी अड़चनों के बारे में विधि आयोग ने पहले से अपनी रिपोर्ट दी थी और केंद्र सरकार इस बारे में सचेत थी और शायद इसीलिए सियासी तौर पर ट्रायल एंड एरर बेसिस पर उत्तराखंड का ये प्रयोग किया जा रहा है कि कैसे सफल होता है। नेताओं को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन धरातल पर मुझे नहीं लगता इसका कोई फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, मेरी अपनी मान्यता है, हो सकता है कि वो राज्य सरकार नहीं समझे, लेकिन इससे जुड़े कई पहलुओं पर केंद्र सरकार की, गृह मंत्रालय की, राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी और इसलिए यह बिल जब तक राज्यपाल के साथ साथ केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी, इसको लागू करना मुश्किल होगा। और अगर केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तो भविष्य में जो 7वीं अनुसूची के हिसाब से समवर्ती सूची में एक राज्यों में एक संवैधानिक एक अराजकता बढ़ सकती है। दूसरी बात है। तीसरी बात, संविधान सभा में इस बारे में काफी लंबी बहस हुई थी। के.एम. मुंशी इसको अध्याय 3 में रखना चाहते थे, जबकि बंगाल के मुस्लिम सांसद की जिद पर इसको फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया, जो सरदार पटेल के उसमें। और अध्याय 3 और अध्याय 4 के हम जो वहां चित्र बने उसको अगर हम समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उस पौराणिक तरीके से इस भ्रम को समझा जा सकता है। अध्याय 3 फंडामेंटल राइट में जो चित्र है वो राम की लंका यात्रा के बाद विजय का है। राम, लक्ष्मण, सीता लंका यात्रा से लंका को जीतने के बाद वापस अयोध्या लौट रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट इस तरीके से असर्टिव हैं। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला है उसमें जो मोह से ग्रस्त अर्जुन है, उस अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं गीता का, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो मुझे लग रहा है कि जो मोहग्रस्त जो अभी नेता लोग हैं उन्हें अभी एक सही तरीके की चेतना नहीं आई है कि इस मामले को कैसे निपटा जाए, क्योंकि आजादी के बाद सभी लोगों को बराबरी से मतदान का अधिकार मिला, स्त्री पुरुष सभी को। क्रिमिनल लॉ सभी में बराबर में अप्लाई हो रहा है। सिविल लॉ किस तरीके से बराबर में रखा जाए जहां पे क्षेत्र, धर्म और प्रथाओं का पालन हो, इस बारे में समझ नहीं है। और कानून की जब आप पालन करने के बारे में देख रहे हैं तो 3 तरीके के कानून बन रहे हैं। एक कानून जैसे आर्टिकल 370 खत्म करने का कानून है, बहुत प्रभावशाली है, नैरेटिव भी अच्छा है। दूसरे कानून ऐसे हैं कि जिन कानूनों को बना रहे हैं पर उनके नियम लागू नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उसमें एक दिखावा हो रहा है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो। और तीसरा वो कि जिन कानूनों को बनाने के बाद उनको हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो चाहे महिला आरक्षण का हो या दूसरी चीजें हैं। तो यूसीसी का ये कानून नैरेटिव बनाने वाला है, ठोस धरातल में कोई फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल, ये क्योंकि थोड़ा विषय ऐसा है जहां बहुत लंबी और गहरी चर्चा मांगेगा, लेकिन फिर भी आप दोनों ने जो हमारा कार्यक्रम का समय सीमा थी उसके अंदर काफी हद तक चीजों को तो बता दिया। तो देखिए, कानून तो आ गया है, बिल तो पास हो गया, अभी इसमें और फॉर्मेलिटीज या और इसमें प्रोसेस बाकी है, लेकिन अगर हम इसका मोटा मोटा हिस्सा पकड़े तो इसको लागू करना बाकी कानूनों के साथ, जैसा विराग जी ने भी कहा और जैसा रंजना जी ने भी कहा, कि शायद कुछ चीज़ें अनप्रैक्टिकल भी हैं, कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं जिनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन फाइनली जब आप कानून के तौर पे लेकर जाएंगे तो उससे एक गुत्थम गुत्थी जैसी स्थिति भी बन सकती है। पर देखते हैं यहाँ से ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में बड़ी भारी चर्चा होती है, सरकार के एजेंडे में भी है, राज्य सरकार ने भी इसीलिए लागू किया क्योंकि उन्होंने अपना उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। लेकिन जब बात पूरे देश की आएगी और इसको लागू करने की आएगी तो चीज़ें थोड़ी अलग होती हुई शायद दिखाई देंगी। फिर इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद करेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।